नमस्कार सभी को। एसएससी जीडी एक नाम नहीं लाखों बच्चों का सपना होता है जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं। एसएससी जीडी एक बहुत बेहतरीन नौकरी होती है, यहाँ पर आपको बहुत सारा प्यार और इज्जत मिलती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 में आने वाली एसएससी जीडी की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में कि इसके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। एक एक चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को नहीं जानते जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स जरूर ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आज के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहां पर आप पढ़ सको, फ्री में सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी क्या है। सेंट्रल पुलिस फोर्स की ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट होती है उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल की रैंक का निकालती है। उस कांस्टेबल की रैंक में क्या क्या होते हैं आप समझो बेटा ध्यान से। यहाँ पर इसको हम आर्म पुलिस फोर्स से रिलेटेड भी करते हैं, पैरामिलिट्री से भी रिलेट करते हैं। तो आप देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे आती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद में आती है बीएसएफ। बीएसएफ होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद में आती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। उसके बाद में आती है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। उसके बाद में आती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है वो एसएसएफ होती है, वो होती है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेज। उसके बाद में आती है आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। मैं आपको बता दूं सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि कौन सी किसके लिए बेस्ट है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप चाहते क्या है। लेकिन अगर आप सुकून की भरी जिंदगी और आराम की जिंदगी चाहते हो तो उसके लिए तो बेस्ट ये है। आप थ्रिलर भरी लाइफ चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी चीजें नॉर्मल है। तो ध्यान से बात समझना इन चीजों को बड़े प्यार से। मैंने क्यों बोला कि 2026 में इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी। आप देख रहे हो कि जैसे कि बॉर्डर पर तनाव बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें बॉर्डर की सुरक्षा करना भी हमारे देश की एक परम जिम्मेदारी बन चुका है। और इस जिम्मेदारी में हमें चाहिए संख्या ज्यादा। हमारे जवानों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे हम निगरानी अच्छे से रख पाएंगे। और यहां पर इसी के लिए बीएसएफ ने अपनी 10 बटालियन और 10 बटालियन सीएसएफ ने अपनी बढ़ाई है। तो टोटल 20 बटालियन बढ़ी है, 20 बटालियन। अब इस 20 बटालियन में अगर हम सिर्फ जवानों की संख्या की बात करें तो बेटा ये 17,000 से 18,000 नए जवान की जरूरत पड़ेगी जो अभी नहीं है। अगर बढ़े हैं तो नहीं है इसका मतलब। मान लो अगर हम किसी पुराने वाली बटालियन में से इसमें डालेंगे तो उसमें भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 17 से 18,000 वैकेंसी है ये वैकेंसी भी इसी के साथ आने वाली है। तो यानी कि ये 17-18,000 वैकेंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज, अच्छा क्या 50,000 में बढ़ेगी? नहीं बेटा, आप देखो अगर एवरेज देखो तो 40,000 या 42,000 वैकेंसी हमारी हर साल आ रही है। तो 40-42 में अगर आप 17-18 जोड़ दोगे तो ये लगभग 60,000 तक जा सकती है। साथ के साथ में आप यहां पर आपने देखा होगा आपका आरपीएफ कांस्टेबल होता है। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसी के साथ जुड़ने वाली है। तो वो भी वैकेंसी 4-5 हजार लगा लो। तो फिक्स भी अगर 4-5 लगा ले तो 65 चला जाता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ठीक है अप्रोक्सीमेट 60,000 तक की वैकेंसी, 50 से 60। देखो ज्यादा सपने नहीं दिखा रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं कि 50 से 60, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई ऑब्जर्वेशन आपको गलत मिले, आपको कुछ भी यहां पे गलत देखने को मिले। तो इतनी वैकेंसी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 50,000 से 60,000 के बीच में ये एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी। ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है जो 2026 में मिलने वाला है। और आपको अब समय भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय कम है। क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला था जो नवंबर में तय था, जो एसएससी जीडी एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग था, तो नवंबर में तो वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये बात तो निश्चित है। तो आप सोच रहे होंगे मैं किस बेसिस पर ऐसा बोल रहा हूं। आपने देखा होगा एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसने अपना वेंडर चेंज किया जिसकी वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम आने की वजह से एग्जाम लेट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रही है। तो आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी लगभग 2 महीने लेट हो चुका है
और अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर अभी भी वो 2 महीने बाद टाइम पे हो जाए तो सारी चीजें 2 महीने बाद खिसकेगी। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम की फॉर्म है वो आपकी नवंबर ना में ना आके वो जनवरी में आएगी या फिर फरवरी में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म कब आएंगे तो मैंने बोला स्टार्ट आफ्टर 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी के बाद स्टार्ट होने वाले बेटा फॉर्म। तो आपके पास सोचो अभी क्या चल रहा है, आपका सितंबर स्टार्ट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 5 महीने ये हुए, 2 महीने तैयारी करने के बाद फॉर्म भरने के बाद पेपर। तो अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने हैं। अगर 6 से 7 महीने आप 6 महीने से 7 महीने आप हिम्मत करके दम लगा के आप पढ़ाई करोगे तो इन 6-7 महीने में आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आप रैंक भी निकाल सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं खुद सीपीओ में सब इंस्पेक्टर रहा हूं, वहां पर बेटा इतना कंपटीशन नहीं है कि सिलेक्शन में आप सिलेक्शन ना ले पाओ। कि कंपटीशन का मतलब ये कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का नहीं आता, पेपर एक नॉर्मल लेवल का आता है। कट ऑफ भी ज्यादा हाई नहीं जाती कि बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, वैकेंसी जितनी ज्यादा है कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग डाउन आती है। आप देख लेना अब की बार जो फाइनल कट ऑफ आई वो पिछली के मुकाबले कम आई। तो यहां पर आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप 6 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हो। यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो मार्च और अप्रैल में होने वाला है, इससे पहले तो एग्जाम होगा नहीं। तो बहुत लंबा समय है आपके लिए, आप अभी भी अगर आपके पास समय है तो तैयारी करनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तैयारी नहीं की तो लेट कभी भी नहीं होता है। अगर हम बात करें सर एप्लीकेशन फीस क्या होगी, योग्यता क्या होगी, यहां पर आपको 10th पास होना जरूरी है। और ये 10th पास जब आप फॉर्म आपके आए होंगे उस डेट को यानी कि आपके फॉर्म अगर जनवरी में आएंगे तो जनवरी तक 10th पास होना चाहिए, आपके फॉर्म फरवरी में आएंगे तो फरवरी तक पास होना चाहिए। तो यानी कि जिस डेट को फॉर्म आ रहे हैं उस दिन तक आपकी 10वीं पास होनी जरूरी है। यहाँ पे जो आप फॉर्म भर रहे होंगे उसके लिए एप्लीकेशन फीस होगी 100 रुपये, वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होगी। ये आपके लिए अभी इतने मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है हम उस पर बात करते हैं। सर एज लिमिट क्या होगी, इस बात को समझ लो। क्या फॉर्म नोटिफिकेशन तो आया नहीं, क्या हम एज लिमिट का अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ बेटा, अब देखो पिछले साल से अगर 1 साल बढ़ा दी जाए, 1 साल कम कर दी जाए, तो देखो ध्यान पर यहां पर ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आप बोलोगे 18 साल से 23 साल। और 2002 पिछली बार थी, 2002 तो हमने क्या किया 2003 कर दिया, 1 साल और बढ़ा दी। और यहां पे बेटा 2008, तो यानी कि अगर आप 2003 से 2008 के बीच में जन्म आपका हुआ है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पे 5 साल की अलग से छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप सर्विसमैन के कोटे को अलग से 3 साल की छूट भी मिलती है। और बहुत सारी ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की छूट भी मिलेगी, जैसे पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आप विकलांग की कैटेगरी में आते हो तो बहुत सारी चीजें छूट यहाँ मिलती है। सर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, आप ये जानना चाहोगे तो आप बोलोगे सिलेक्शन की प्रोसेस में 3-4 मेन चीजें होगी। एक होगा आपका सीबीईटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, और दूसरा होगा आपका पीईटी और पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तीसरा होगा आपका मेडिकल और चौथा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये दो चीजें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 10वीं पास आप हो, आपके पास आपकी कैटेगरी है तो कोई इशू होना ही नहीं है। मेडिकल इतना टफ नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आप फिजिकली फिट हो, नॉर्मली हो आप, तो वहां पे आप मेडिकल पास कर सकते हो। मेन चीज होती है आपको फिजिकल पास करना और रिटन को पास करना, यही 2 रुकावटें होती है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है, इस रिटन में करना है। जितना ज्यादा आप यहां पे स्कोर कर दोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और अपना टारगेट रखना कि सर हम 80 क्वेश्चन में से टोटल अगर 80 क्वेश्चन है तो हम 70 क्वेश्चन सही करें, 70 क्वेश्चन सही करें अगर हम चाहते हैं सिलेक्शन लेना या एक अच्छी रैंक लाना। इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, और हो जाते हैं। आप ये मत सोचो 80 में से 70 कैसे होंगे, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नहीं बेटा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो आता है उसमें पूरा स्कोर हो जाता है, मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर हो जाता है, रीजनिंग में पूरा स्कोर हो जाता है, तो 60 तो यही हो गए।
और अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर दो तो ये 75, 78 इतने भी बच्चों के नंबर आते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन भी बच्चे सही करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अब देखो सर क्वेश्चन कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, आप ये जानना चाहोगे तो देखो ध्यान से, यहां पे जो जनरल इंटेलिजेंस होगी, जो रीजनिंग होगी, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के 20 क्वेश्चन होंगे। आप रीजनिंग ले लो, आप मैथमेटिक्स ले लो, आप जीके ले लो, आप अपनी लैंग्वेज ले लो, हिंदी इंग्लिश, और इस लैंग्वेज में आपके पास चॉइस होती है हिंदी की और इंग्लिश की। अच्छा, जो बच्चा हिंदी मीडियम से है वो हिंदी ही लेना, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश ही लेना अपनी लैंग्वेज में। ध्यान रखना इस बात को, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 40 160 नंबर का होता है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, और जो आपको समय मिलता है वो समय मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन, है ना, पर रॉन्ग क्वेश्चन 0.25। और इसको बहुत बार बोला जाता है कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग क्यों बोला जाता है सर? 2 को 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसको 1/8 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर फिजिकल क्या होता है, एसएससी जीडी का, पीईटी और पीएससी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इस बात को समझो। यहां पे हम बात करने वाले हैं हाइट की। अगर मेल की जनरल हाइट की बात करें, ये हाइट होनी चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर। आपको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप पहाड़ी एरिया हो, SC ST के हो, तो अलग से रिलैक्सेशन है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का 157 है जनरल में। हम बात करें यहाँ पर चेस्ट की, तो आप अगर मेल हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपकी जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर आप मेल हो सामान्य में, तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है। अगर आप फीमेल हो सामान्य में, है ना, अगर आप फीमेल हो सामान्य में, तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी है। अगर आप लेह लद्दाख के बॉर्डर से बिलोंग करते हो, तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी है। ये मेल के लिए है। अगर आप फीमेल हो लेह लद्दाख वाले एरिया से, तो आपको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी पड़ेगी। ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब ध्यान से बात समझना, पैसा मैटर करता है बेटा, पैसा मैटर करता है। क्या सर यहां पर सबकी सैलरी सेम होती है? नहीं, सबकी सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन एक जो स्टार्टिंग होती है, जो उनका बेस होता है, वो सबका सेम होता है। बेस होता है वो सबका सेम होता है। तो आप देखो यहां पर बेस को आप समझोगे कि सर जो एनसीबी है स्पाई कैटेगरी में ये आता है। ठीक है बेटा, इसका जो लेवल है वो ये लेवल है 1, और जो ये लेवल है 18,000 से 56,900 होता है। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, सभी बाकी कांस्टेबल की बात करो, ये लेवल 3 है, और जो ये लेवल 3 है ये 21,700 बेसिक से 69,100 होता है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई और मैंने देखा भी, क्या सर अगर हम इसकी सैलरी की बात करें, ये जो जीडी वाले कांस्टेबल वाले बंदे होते हैं, इनकी सैलरी की बात करें, तो बेटा आप किसी भी आप फोर्स में हो, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग के बाद मिनिमम सैलरी 40K होगी ही होगी। क्या सर 40K से ज़्यादा जा सकती है? हाँ बेटा, यहाँ पर 40K से ज़्यादा भी जाती है। आपको अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, अलाउंस मिलते हैं। कैसे अलाउंस मिलते हैं? रिस्क अलाउंस मिलते हैं। जैसे आप मान लो आप ऐसे एरिया में है जहां पर आपको जान का खतरा है, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट अलग से पे करती है। मान लो एक बच्चा आपका बीएसएफ में भर्ती होता है, और बीएसएफ में भर्ती होने के बाद में एक बच्चा राजस्थान बॉर्डर पे है, एक बच्चा आपका कहाँ है, आपका मान लो जम्मू के बॉर्डर पर है, और जम्मू का बॉर्डर पे भी हाईएल्टी वाले एरिया में है, यानी कि जहां बर्फ पड़ती है वहां पे है, जैसे लद्दाख साइड में कहीं भी है। तो बेटा जो लद्दाख साइड में होगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। ठीक है, उसका रिस्क ज्यादा है। जैसे कुपवाड़ा, अखनूर आपने देखा होगा, रोज फायरिंग होती है, उन बॉर्डर पे होगा तो उसका रिस्क ज्यादा है, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। आप सीआरपीएफ में हो, आप छत्तीसगढ़ जैसे दंतेवाड़ा ऐसे स्टेट में हो, ऐसे एरिया में हो, तो वहां पे आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो ये सैलरी ज्यादा मिलती है। ये स्टार्टिंग सैलरी 50K तक भी जा सकती है, डिपेंड करेगा आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रही है उसके ऊपर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सर सिलेबस क्या है? सिलेबस मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है?
अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करता हूं। आपको जो मैथमेटिक्स है, ये कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। नंबर सिस्टम है, आपका मेंसुरेशन भी है, थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री और थोड़ा सा आपका बीजगणित। ये थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड होता है इनका, ये बिल्कुल बेसिक होता है, लेवल कम होता है, लेकिन ये बाकी चैप्टर अर्थमेटिक के सारे चैप्टर आते हैं। तो अगर आप चाहते हो इन चैप्टर्स को कवर करना, इन सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक को फ्री में कवर करना, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ वीडियोज। ध्यान से चीजों को समझना। एक सेकंड दो, मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, ये हमारा जो स्मार्ट विंग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे आप देखोगे यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, प्लेलिस्ट जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा होगा। एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, एसएससी के सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की और जीडी की, आप किन्हीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट। देखो, ये फ्री कोर्स है मैथ का पूरा, तो आपको कहीं नहीं जाना, कहीं पैसे पे नहीं करने, आपको ये वीडियोस देखनी है, और यहाँ पे आपको एक बस क्या करना है, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में। ये जो सिलेबस है आपका, ये जीके का है बेटा। जीके में क्या क्या आता है? भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आता है, खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, आपके संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं, भूगोल के क्वेश्चन आते हैं जिसको ज्योग्राफी हम बोलते हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी आपकी राजनीति के क्वेश्चन आते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बेटा आपके जो करंट अफेयर है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग, रीजनिंग में आपको 3 पार्ट में बांटा गया है रीजनिंग को। एक होता है आपकी वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक बेटा अन्य टॉपिक्स। तो आपका तीनों पार्ट में यहां पर आपके सामने है। ये आपका हिंदी का सिलेबस होगा, पूरा का पूरा हिंदी के टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात समझ में आई होगी। ये आपके लिए अंतिम मौका होना चाहिए, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लो। ये बहुत सारी वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना ही है, और 100% लेना है। तो कसम खा के पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो भाई। अब की बार हमें नौकरी लेनी ही है, अपने सपने को पूरा करना है, और माँ बाप का सीना गर्व से ऊपर करना है। तो जय हिंद बेटा सभी को। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।